हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 2027 के लिए अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक के ऊपर, और ये हमारे इस सेशन का पार्ट 5 है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट 1, 2, 3, 4 अपलोड कर दिया है। यू कैन चेक आउट दोज थिंग्स फ्रॉम प्लेलिस्ट। सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दैट इज रिलेटेड टू आवर एक्सक्लूसिव गेटजेट ऐप। यू कैन डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, या फिर मैं इसका लिंक आपको वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। दिस इज आवर ऐप दैट इज गेटजेट, and you can download our app and you can enroll for the complete GATE 2027 engineering mathematics course at only 549 rupees. This course will include live lectures along with the recorded lectures, and you will get test series along with personal guidance and doubt solving as well. So what you can do, you can download our app from Google Play Store, or you can check out the description box. I will provide the link of our app. Okay, so can we move to our first question? चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2026 के इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है। अब मैट्रिक्स पी, एक मैट्रिक्स हमारे पास में दे रखा है पी, जो कि 3x3 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे दे गया है। ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स है। और क्या बोला गया है? और बोला गया है सेटिस्फाइज, ये जो मैट्रिक्स पी है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? ये बोला गया। ठीक है, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का। ठीक है, हमसे पूछा गया द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स पी इज व्हाट। तो हमसे क्या पूछा गया है? मैट्रिक्स पी का आइगन वैल्यूज क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ये पूछा गया। तो जस्ट इस क्वेश्चन को समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। तो लेट्स सपोज कि एक मैट्रिक्स है पी, लेट्स कंसिडर दिस मैट्रिक्स दैट इज पी, जो कि एक 3x3 का मैट्रिक्स है, राइट? अब आप समझिए कि ये 3x3 का मैट्रिक्स है। अगर मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा? a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करूंगा। तो इससे मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पर मैं p लिख देता हूँ क्योंकि मैट्रिक्स यहाँ पर p है। सो p माइनस लैम्डा आई। सो इससे मुझे एक p के टर्म्स में एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा, राइट? p क्यूब p स्क्वायर प्लस 2p समथिंग प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला पार्ट मिलेगा। और वो जो इक्वेशन होगी वही इक्वेशन क्या कहलाती है हमारे पास में? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यही इक्वेशन कहलाती है हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, एंड एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, और इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जब हम रूट्स निकालते हैं तो दैट रूट्स आर कॉल्ड नथिंग बट आइगन वैल्यूज। तो हमसे यही तो पूछा गया, हमें ये दिया गया है, दिस पार्ट इज गिवन हियर एंड वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द दिस इक्वेशन, राइट? तो हम कुछ नहीं करेंगे भाई साहब, हम बस यहाँ से ऑप्शन चेक कर लेंगे और बता देंगे कि हमारे पास में कौन कौन सा रूट्स है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का। तो हम सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, p क्यूब माइनस 4 टाइम्स p स्क्वायर प्लस 5p माइनस 2i इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ पर आइगन वैल्यूज क्या क्या दिए गए हैं? ऑप्शन ए में देखिए दिया गया है 1, 2, 3, ऑप्शन बी में दिया गया 1, एंड ऑप्शन सी में दिया गया 1, 2, एंड दैट देन डी में 2 दिया गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि आइगन वैल्यूज 1 है या फिर नहीं है, सिमिलरली 2 है या फिर नहीं है। इस तरह से करके वो चेक करना पड़ेगा। सो लेट्स कंसिडर
आइगन वैल्यूज, फर्स्ट आइगन वैल्यू इज 1, दैट इज p इक्वल टू 1। अब आप बोलेंगे सर p इक्वल टू 1 क्यों ले रहे हो आप तो आइगन वैल्यू इक्वल टू 1 लेना चाहिए। अरे मेरे दोस्त, मैंने अभी तो बताया था कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है p के टर्म्स में, हमने अभी जैसे ये मैट्रिक्स p है तो p के टर्म्स में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा समथिंग इस तरह से करके। इसी का रूट्स जो होगा, अगर हम यहाँ पर p की जगह लैम्डा लिख दें और हम रूट्स निकाल दें, वही तो कहलाता है आइगन वैल्यूज, राइट। दैट इज नथिंग बट द आइगन वैल्यूज, तो हम वही कर रहे हैं, ठीक है। तो p की जगह पे 1 रख दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, जस्ट p की जगह पे यहाँ पे 1 रखना है। अरे यार ये क्या हो गया, तो p की जगह पे जैसे ही अपन 1 रखेंगे तो क्या आएगा बताइए मुझे। तो p की जगह पे 1 रख दिया तो यहाँ पर आ गया 4 + 5, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह पे कुछ नहीं रखना है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू हमारे पास में 1 हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पर हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब भी आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 1 होता है, ठीक है। हम तो यहाँ पर जहाँ मैट्रिक्स है वहाँ पर 1 रख रहे हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह पर आपको कुछ भी नहीं रखना है, आप उसको 1 कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर हमारे पास में मैट्रिक्स है p, वहाँ पर आपको 1 रख देना है, क्योंकि हम p की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो हमारे पास में आएगा, ये हो जाएगा 6, 5 + 1 6, और यहाँ पर आ जाएगा 6 विच इज 0। दैट मीन्स क्या हो रहा है, दिस p इक्वल टू 1 सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। दैट मीन्स आइगन वैल्यू जो 1 है वो इसका करेक्ट है, आइगन वैल्यू 1 तो पॉसिबल है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अभी आइगन वैल्यू 2 पुट करके देखेंगे, p की वैल्यू को 2 पुट करके देखते हैं। सो लेट्स टेक p इक्वल टू 2। सो जैसे ही p इक्वल टू 2 रखेंगे तो p क्यूब कितना हो जाएगा 8, p स्क्वायर 4, 4 × 4 16, एंड देन 5 × 2 = 10, करेक्ट। कितना आएगा 10 और 8 18, 18 - 18 0। तो p इक्वल टू 2 भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। दैट मीन्स p इक्वल टू 2 इज ऑल्सो एन आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। सिमिलरली अब हम p इक्वल टू 3 पुट करके देख लेते हैं कि 3 आइगन वैल्यू है या फिर नहीं है। तो जैसे ही 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 27, 9 × 36, यहाँ से 15, यहाँ से 2, कितना आएगा भाई साहब, 27 और 15 42, और 36 और 2 38, तो 42 में से 38 चला जाएगा तो कितना बचेगा। क्या ये 0 के बराबर आ रहा है, तो 0 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि 4 आ जाएगा ना। तो 4 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दैट मीन्स 3 इज नॉट द आइगन वैल्यूज, नॉट द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, करेक्ट। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मैं इसको रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। दैट मीन्स इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो हैं 1 and 2. These two are the eigenvalues. So that's why option C is correct. C for Calcutta is the correct answer. अगर 3 होता आइगन वैल्यू इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का, देन ऑप्शन ए करेक्ट होता, बट 3 तो आइगन वैल्यू नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर सिर्फ 1 दे रखा है, 2 नहीं दे रखा है, इसलिए हम इसको आंसर नहीं मानेंगे। और ऑप्शन डी में क्या है, सिर्फ 2 दे रखा है, ठीक है। और ऑप्शन सी में 1 और 2 दोनों दे रखा है, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गेट 2026 के इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के पेपर में पूछा गया था, वो भी 1 मार्क के लिए, 1 नंबर के लिए पूछा गया था। और आपको पता है कि गेट एग्जाम में जहाँ पर कट ऑफ हमारे पास में 25, 28 इतना ही रहता है मोर और लेस डिपार्टमेंट्स में, तो जब आपके पास में 100 में से सिर्फ 25-27 नंबर कट ऑफ होता है, तो हर एक नंबर आपके लिए एक तरह से अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज 1 नंबर आप अगर अटेन करते हैं, दैट मीन्स योर रैंक विल बी 100 and 150 प्लस। आपको 100-150 जो आपका रैंक है वो आपको इम्प्रूव होगा अगर आपने 1 नंबर अटेन किया है, तो हर एक नंबर पे 100-150 रैंक ऊपर नीचे हो जाएगा आपका, ठीक है। सो दैट्स वाई एवरी मार्क मैटर्स इन गेट, बिकॉज इट्स अ लो स्कोरिंग गेट पेपर। यहाँ पर कभी भी किसी को 100 आउट ऑफ 100 नहीं मिलता है। मैक्सिमम पेपर्स में आप देखेंगे कि 70-75 में ऑल इंडिया रैंक,
1 से लेकर 10 तक आपको मिल जाएगा। अगर आपको 70 मार्क्स मिले हैं तो आपको EIR सिंगल डिजिट मिल जाएगा। अगर आपके 100 में से 70 नंबर भी है तो भी आपका अच्छा खासा रैंक सिंगल डिजिट का मिल जाएगा आपको, ठीक है। और अगर आपको 40-50 नंबर भी अगर आते हैं तब भी आपका 2 डिजिट 3 डिजिट रैंक किसी भी पेपर में पॉसिबल है, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया गया है 3x3 का मैट्रिक्स, और लेट बी भी एक मैट्रिक्स दिया गया है जो कि हमारे पास में एक कॉलम मैट्रिक्स है, और एक्स भी हमारे पास में एक कॉलम मैट्रिक्स है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन टू दिस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन AX इक्वल टू बी। तो जब भी हमारे पास में हमको सॉल्यूशन पूछा जाता है किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो हम क्या करते हैं, हम लोग एक्लियन फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक्लियन फॉर्म बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा, ये वाला, ठीक है, इसको लिख देते हैं। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, 1 0 2 -1 0 1 1 0 2। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमारे पास में पार्ट है जो कि नॉन होमोजीनियस वाला पार्ट है उसको लिखेंगे 1 1 3 एंड देन 0। ये बन गया हमारे पास में ओवरऑल मैट्रिक्स। अब इसको हम जस्ट क्या करेंगे, एक्लियन फॉर्म बनाएंगे, और एक्लियन फॉर्म बनाकर इसका हम लोग सॉल्यूशन बताएंगे रैंक के थ्रू, करेक्ट। अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हुए हैं लीनियर अलजेब्रा के, तो आपको पता होगा कि हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं एंड उसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं रैंक मेथड के थ्रू, जो कि एक्लियन फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग 0 बनाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट तो हमारा ऑलरेडी 1 है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, तो इसके नीचे के जो एलिमेंट्स हैं दैट इज दिस वन एंड दिस वन 0 बनाएंगे। तो ये तो ऑलरेडी 0 है, तो सिर्फ इसको 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको 0 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, R2 गोज टू R2, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा हमको, R2 प्लस R1 लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा लिखता हूँ, इधर लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं है, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या हो जाएगा, R2 गोज टू R2 प्लस R1, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर फर्स्ट वाला रो में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, करेक्ट। सेकेंड वाले रो में चेंज होगा, और थर्ड वाला रो तो एज इट इज रहेगा क्योंकि थर्ड वाले रो में हमने ऑपरेशन नहीं लगाया है, राइट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया 0, ठीक है। फिर यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ गया 1, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4। ये आ गया हमारे पास में। अब क्या करेंगे हम लोग, अब आप कुछ नहीं करेंगे, ये देख रहे हैं यहाँ पर 1 है, इसके नीचे के जो एलिमेंट्स है इसको 0 बनाएंगे, तो ये वाला पार्ट जो है इसको 0 बना देंगे। इसको 0 बनाना है तो क्या करेंगे, तो हम लोग लिखते हैं R3 गोज टू R3 माइनस R2 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो क्या आएगा बताइए मुझे। तो फर्स्ट वाले रो में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, सेकेंड वाले रो में भी कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ थर्ड वाला रो में चेंज होगा। तो थर्ड वाला रो क्या आएगा, ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, 2 - 2 0, 0 - 4 कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा 0 हम नहीं बना सकते हैं, बिना इस पार्ट को डिस्टर्ब किए हुए हम इससे ज़्यादा 0 नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें रैंक निकालना पड़ेगा। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालेंगे, दिस इज नथिंग बट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये वाला पार्ट। तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 2। सो रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या आ गया, 2। उसके बाद क्या करना अपने को, रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मिल गया मुझे 2। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बताइए। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 2 3। तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या मिल गया मुझे, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या मिल गया मुझे, 3। सो दोनों आपस में बराबर नहीं है, सो रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सो दैट्स व्हाई वी विल हैव, कितना सॉल्यूशन होगा इसका हमारे पास में,
जीरो सॉल्यूशन, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इसका, नो सॉल्यूशन, ठीक है। सो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर हम बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन माइनिंग इंजीनियरिंग के पेपर में गेट 2026 में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स द पॉलिनोमियल इक्वेशन दैट सेटिस्फाइज कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर मैट्रिक्स पी इक्वल टू व्हाट। तो आपको पता है कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है। कैली हैमिल्टन थ्योरम सेज दैट एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि हम लोग कोई भी एक मैट्रिक्स लिखते हैं, उस मैट्रिक्स का अगर हम सपोज करिए कोई मैट्रिक्स लिखा हमने ए, उसका अगर हम ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनांट इक्वल टू ज़ीरो करते हैं, इसके थ्रू जो हमको पॉलिनोमियल मिलता है, दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या दे रखा है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे रखा है P, तो हम यहाँ पर एक लिख देते हैं मैट्रिक्स P, और यहाँ पर लिख देंगे हम P माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो। मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है, 2 1 0 3। अभी हमको P माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट लिखना है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा 1 0 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर इतना डायरेक्ट कैसे लिख दिया आपने, ये आपको कैसे पता चल गया कि यही चीज़ आएगी। अरे भाई साहब ये चीज़ ही आएगी, अभी आपको मैं कैसे प्रूफ करूँ, प्रूफ करना पड़ेगा आपके लिए। तो P माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनांट होल इक्वल टू ज़ीरो। P क्या होता है, मैं यही चीज़ को अब आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ कि P माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनांट इक्वल टू ज़ीरो, ये वाला पार्ट कैसे आया। आपके मन में सवाल होगा कि ये वाला आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, ठीक है। तो मैं यही चीज़ को लिख के बता रहा हूँ कि ये चीज़ डायरेक्ट कैसे आ गई है, ठीक है। अगर जिसको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए बता रहा हूँ। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से डर जाते हैं, इसीलिए मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके लिख रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो क्या आएगा भाई साहब, ये आ गया हमारे पास में, ये आ गया 2 1 0 3। यहाँ से ये आ जाएगा, लैम्डा मल्टीप्लाई कर देंगे तो लैम्डा मल्टीप्लाई हो गया, उसका डिटर्मिनांट हो गया इक्वल टू ज़ीरो। अभी क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों मैट्रिक्स को, तो आ गया हमारे पास में ये डिटर्मिनांट इक्वल टू ज़ीरो। अब आप बताइए मुझे, यही चीज़ तो मैंने लिखा है यहाँ पे, राइट। तो मैंने ये 3 स्टेप स्किप कर दिया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये वाला स्टेप, ये दोनों स्टेप लिखा है मैंने, देखिए करेक्ट। तो आपको यही चीज़ एग्जाम में ये चीज़ नहीं करनी, आपको डायरेक्ट लिख देना ऐसा। तो ये चीज़ तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे मोर एंड मोर। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके फिंगर टिप पे ये सारी चीज़ें उतनी ही अच्छे से कैप्चर होगा, ठीक है। चलिए तो इसका हम लोग अभी हटा देते हैं, इसको आगे बात करते हैं। क्या आएगा, अभी मल्टीप्लाई कर देंगे, डिटर्मिनेंट ही तो निकालना है, 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा, -1 इंटू ज़ीरो तो ज़ीरो हो जाएगा। ओपन कर दिया हमने इस डिटर्मिनेंट को, क्या आएगा अब इसके बाद हमारे पास में, ये आ जाएगा 3 2 जा 6, और यहाँ से आएगा -2 लैम्डा -3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो हम लैम्डा स्क्वायर को आगे रखते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 5 लैम्डा, 3 और 2 5 होता है, प्लस 6 होता है। बस अब लैम्डा को रिप्लेस करेंगे हम लोग पी मैट्रिक्स के साथ में, बिकॉज हमने सबसे स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और हर एक मैट्रिक्स अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इन प्लेस ऑफ लैम्डा वी विल राइट P, so this will be, यहाँ पर हम 6 इंटू आई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उससे। जहाँ पे कांस्टेंट है वहाँ पर हम आई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अब कहाँ पे दिख रहा है आपको, सो ऑप्शन ए, दैट इज ए फॉर अहमदाबाद, P स्क्वायर माइनस 5P प्लस 6I, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए फॉर अहमदाबाद, ठीक है। तो
बहुत आसान क्वेश्चन था, बट ये सारी चीज़ें आप तभी टाइम के साथ में सॉल्व कर पाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2026 के माइनिंग इंजीनियरिंग के पेपर में, वो भी 2 नंबर के लिए। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो भी हमारे पास में माइनिंग इंजीनियरिंग के पेपर में ही सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था, राइट। तो आप देख सकते हैं कि माइनिंग इंजीनियरिंग में टोटल 3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए थे लीनियर अलजेब्रा से। ठीक है, दैट मीन्स 100 में से 3 नंबर, दैट मीन्स 3% is only asked from linear algebra, which is easiest topic of engineering mathematics. If you don't believe, you can watch out my playlist of linear algebra, and then after you will say that yes sir you were right. ठीक है, तो 2 नंबर का सवाल है ये, और इसमें कुछ भी नहीं है। बस आपको क्या दिया गया है, एक मैट्रिक्स दे रखा है x जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स है, b दे रखा है जो भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, p इनवर्स दे रखा है 3x3 का मैट्रिक्स, एक इक्वेशन दे रखा है px इक्वल टू b, और बोला गया है इफ p इंटू वाई इक्वल टू डी, y और d दे रखा है द वैल्यू ऑफ y2, दैट इज ये हमें निकालना है, ये वाला पार्ट, ये y2 निकालना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे, देखेंगे क्या आता है। तो सबसे पहले ये जो रिलेशन दिया गया है p इंटू एक्स इक्वल टू बी, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम x निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसको p इनवर्स इंटू बी। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर p इनवर्स तो ऑलरेडी गिवन है, तो जी हाँ p इनवर्स ऑलरेडी गिवन है। तो p इनवर्स क्या है हमारे पास में, ये आ गया p इनवर्स हमारे पास में ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। तो p इनवर्स के एलिमेंट्स क्या क्या है बताइए, e -6 -7 f 9 11 -1 -2 एंड देन g, और x क्या है हमारे पास में, x यहाँ पर दे रखा है, तो x की जगह पे हम लिख देते हैं 1 2 1, करेक्ट। और b की जगह पे क्या दे रखा है, -16 ना, राइट, -16 -3 एंड देन 7। ठीक, तो अभी कुछ मत करो, बस इनको मल्टीप्लाई करके आपस में इक्वेट कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर इक्वेट कर दो दोनों साइड, तो क्या आता है बताओ मुझे। तो सबसे पहला जो इक्वेशन आएगा वो अगर मैं देखूँ तो आ जाता है हमारे पास में, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, दिस एंड दिस, तो क्या आएगा बताइए। तो यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास में है 3x3 और यहाँ पर हमारे पास में है 3 रोज़ हैं और एक कॉलम है, 3 रोज़ है और एक कॉलम है, राइट। तो जो हमको फर्स्ट का फर्स्ट और लास्ट का लास्ट, दैट मीन्स हमको यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, जो आउटपुट होता है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, फर्स्ट का फर्स्ट लास्ट का लास्ट, दैट मीन्स जो हमको आउटपुट मिलेगा मैट्रिक्स वो मिलेगा 3x1 का, दैट मीन्स 3 रो होंगे और एक कॉलम होगा, दैट मीन्स 3 रो होंगे और एक कॉलम होगा, ऐसा मिलेगा। ठीक है, बस लिखते हैं वही, ये लीजिए मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। ठीक है, ओके, सो नाउ वी विल राइट 3x1, एक कॉलम मैट्रिक्स लिखूंगा मैं, क्या आएगा एलिमेंट्स बताइए। देखिए, तो -16 इंटू ई और प्लस रो इंटू कॉलम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6 के 18 आ गया और 7 7 49, करेक्ट, ये आ गया भाई साहब। ब्लैक से कर देता हूँ, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा, नहीं तो हाँ ठीक है, अरे यार ठीक है। अभी सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम करेंगे, क्या आएगा, सेकेंड रो इंटू सेकेंड फर्स्ट कॉलम, तो आएगा हमारे पास में -16f 9 × 27 और 11 × 7 77, करेक्ट, सही किया है ना। एक बार चेक कर लेना भाई, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, चलो फिर थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे, क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 16 और
हाँ ई एफ था ना जी, ठीक है। 16 और 3 दूनी 6 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 7G, ठीक है। और इधर लेफ्ट साइड में क्या है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, यहाँ पर तो 1 to 1 ही है। अब बस इक्वेट कर दो, ये इसके साथ में इक्वेट कर दो तो ई की वैल्यू मिल जाएगी, 2 को इक्वेट कर दो यहाँ से तो एफ की वैल्यू मिल जाएगी, और 1 को इक्वेट कर दो यहाँ से तो जी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको, करते हैं चलिए। अगर आप नहीं करना चाहते तो मैं ही कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसी के लिए तो बैठा हूँ, आप लोगों की मदद करने के लिए बैठा हूँ। तो फर्स्ट वाला जो रो है इसको इसके साथ इक्वेट कर रहे हैं हम, तो -16 प्लस 18 माइनस 49 इक्वल टू 1, कितना आएगा बताइए। तो आप बोलेंगे सर कि ये आ जाएगा -16 है, तो -16 लिख देते हैं, और ये 49 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 49, तो 49 और 1 50 हो जाएगा, 50 में से 48 घटा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में कितना बच जाएगा, तो अगर हम करते हैं 50 में से अगर हम 18 घटा देंगे तो बचेगा 32, ठीक वाली बात है, सही है। तो ई की वैल्यू आ जाएगी 16 दूनी 32 -2, तो मैं कहीं पे लिख देता हूँ ई की वैल्यू -2, ठीक है। सिमिलर वे में अब इसको हटा देते हैं क्योंकि जगह मेरे पास कम है, नहीं तो मैं रख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर सेकेंड इक्वेशन लेंगे, -16f -27 प्लस 77 इक्वल टू 2। हमने क्या किया, ये दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है। तो कितना आ रहा है भाई साहब, अब बताइए मुझे। तो यहाँ पर लिख देंगे -16f, और हो जाएगा हमारे पास में कितना, ये हो जाएगा उधर 27 चला जाएगा, तो 77 माइनस पहले 27 कर देते हैं, 77 माइनस 27 हमारे पास में कितना हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 50, 50 में से 2 चला जाएगा तो -48 बचेगा, क्या -48, तो 16 48 -3, ठीक है। तो f की वैल्यू क्या आ गई -3, ये लीजिए आ गया। अब थर्ड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या आ गया, थर्ड इक्वेशन आएगा, थोड़ा जल्दी करते हैं अब। 1 इक्वल टू, पहले इक्वेशन लिख देते हैं ना, जल्दी के चक्कर में जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास में थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन है 16 प्लस 6 प्लस 7G इक्वल टू 1। तो 7G 16 और 6 होता है 22, 22 में से 1 चला जाएगा, ठीक है। तो अच्छा ये पॉजिटिव है ना, तो इधर 22 में से 1 जगह तो -21 हो जाएगा ना, तो 7 या 21, तो जी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, जी की वैल्यू आ गई -3। ये लो भाई साहब, तीनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया। अब क्या करना है, अब आपको, ये तो हमने कर दिया, अब सेम चीज़ करना है हमको, P इंटू वाई इक्वल टू डी, सेम चीज़ करना है P इंटू वाई इक्वल टू डी, ठीक है। ये 3 वैल्यूज़ हमको निकाल लिया हमने। अब P इंटू वाई इक्वल टू डी लिखा है ना यहाँ पे, देखो P इंटू वाई इक्वल टू डी। अब सेम चीज़ करेंगे बस हम, P इंटू वाई इक्वल टू डी। तो P हमारे पास में क्या है, अब तो हमारे पास में P की वैल्यू मिल गई ना हमें पूरी, ठीक है। P इनवर्स नहीं P, अच्छा यहाँ पर हमें ये करना पड़ेगा ना, P इंटू वाई, वाई हमारे पास में दे रखा है, डी भी, हाँ तो P की वैल्यू तो मिल गई ना हमें। अच्छा P तो नहीं है, P इनवर्स ही है, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, रहने दो, फिर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाई इक्वल टू P इनवर्स इंटू डी, ठीक है। P इनवर्स क्या था हमारे पास में, वाई की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, वाई क्या है हमारे पास में, y1 y2 y3, ये था हमारे पास में वाई कॉलम मैट्रिक्स। और P इनवर्स क्या था हमारे पास में, एक 3x3 का मैट्रिक्स था जिसकी वैल्यूज थी E, तो E की वैल्यू है -2 -6 एंड देन -7। थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं, कितना आएगा, और फिर उसके बाद है F की वैल्यू -3 9 एंड देन 11, फिर -1 -2 और G की वैल्यू है -3। ये हो गया हमारे पास में P इनवर्स। P इनवर्स यही था, लेकिन हमने यहाँ पर E और F और G की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू हमारे पास में है, D जो है हमारे पास में मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स, वो है -16 और है 0 और है 7।
अब आप कुछ मत करो, बस आपको y2 चाहिए ना, y2 चाहिए, तो y2 जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप बताइए मुझे। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे तो आपको ये वाला पार्ट मिलेगा, बट आपको क्या चाहिए, y2 के साथ में इक्वेट करना है, दैट मीन्स आपको ये वाला चाहिए y2, ये वाला। तो आप क्या करिए, बस सिर्फ सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वाला मिलेगा, इसको इसके साथ इक्वेट कर देना आप। ठीक है, तो मैं दोनों ही कर देता हूँ आपके लिए, बट फिर चलो कोई बात नहीं, आपके लिए कर देता हूँ यार, आप तो साथी हो, कोई बात नहीं है। तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे तो क्या आएगा, 16 दूनी 32 प्लस 0 7 7 49। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे पास में, अरे थोड़ा सा नीचे कर देता, हाँ ठीक है, उसके बाद सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे तो क्या आएगा, 16 3 48 प्लस 9 इंटू 0 0 हो जाएगा, 11 इंटू 7 77। ठीक है, फिर थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम कर देते हैं, क्या आएगा, 16 0 और 7 21। अब आपको सिर्फ ये इसकी वैल्यू चाहिए ना, y1 y2 y3 में से सिर्फ y2 की वैल्यू चाहिए, तो बस आप इसको और इसको इक्वेट कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो -48 प्लस 0 प्लस 77 इक्वल टू y2। y2 क्या हो जाएगा फिर हमारे पास में, बताइए, 77 माइनस 48 कर देंगे तो 9 और 8 17, 4 2 1 6 और 1 7, ये हो गया हमारे पास में y इक्वल टू 29। करेक्ट, तो ऑप्शन ए विच इज ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट आंसर। तो ये था पूरा हमारे पास में सॉल्यूशन। इसको चाहते तो हम लोग और भी शॉर्टकट में बना सकते थे, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करते हैं हम लोग, ये वाला जो अभी मल्टीप्लाई किए इतना पूरा नहीं करते, सिर्फ ये वाला करते, सेकंड 2 सेकंड वाला रो, और उसको इसके साथ में इक्वेट करते तो भी आ जाता आंसर। बट आपको जस्ट मैंने हर एक चीज़ क्लियर तरीके से समझाने के लिए मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप किया है और आपको हर एक चीज़ समझा के किया है, इसलिए थोड़ा लंबा बनता है। अदरवाइज मैं अगर जल्दीबाजी में हड़बड़ करके करता तो फिर 2 मिनट में ही बना देता मैं, बट मेरा पर्पस वो नहीं है कि आपको कि जस्ट आपको 2 मिनट में सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। माय पर्पस इज दैट कि आपको हर एक चीज़ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में आपके दिमाग में बैठे, क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देना, एग्जाम आपको देना है। तो जो प्रैक्टिस है और जो टाइमिंग है वो आपके प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका टाइम इंप्रूव होगा, बट आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी सबसे पहले लानी पड़ेगी, देन ओनली you will be able to match the timing. ठीक है, so this was all about this session. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत।